आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग हिस्ट्री से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये हिस्ट्री का हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इस लास्ट वीडियो सेगमेंट में बस आपसे यही कहना है कि अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिए और साथ ही लाइक कीजिए और अपने विचार भी वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संगम साहित्य 30,000 लाइनों में लिखा गया काव्य है जिसे 8 खंडों में विन्यस्त किया गया है, जिन्हें पुराना नुरु कहते हैं। ठीक है, तो यह तो कथन सही है कि संगम साहित्य 30,000 लाइनों में लिखा गया काव्य है और 8 खंडों में इन्हें विन्यस्त किया गया है, लेकिन इनको पुराना नुरु नहीं बल्कि एट्टू टोगई कहते हैं। ठीक है, एट्टू टोगई। तो ये पुराना नुरु जो है यह टर्म इसमें गलत ऐड कर दिया है, तो इस आधार पर इस फर्स्ट कथन को गलत करेंगे। सेकंड कह रहा है, संगम साहित्य में लिखी गई कविताओं को एट्टू टोगई कहते हैं, यह सही है। ठीक है, तो पहला कथन जो है गलत है, पुराना नुरु नहीं एट्टू टोगई कहते हैं। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान ने हर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन किया है। पुराणों में गुप्त काल के प्रारंभ तक का वंशवादी इतिहास प्राप्त होता है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन जो कह रहा है फाहियान ने हर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन किया है, तो यह जो कथन है यह गलत होगा, क्योंकि फाहियान जब भारत आया था तो फाहियान गुप्त शासक के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो फाहियान हर्ष की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो इस आधार पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे, 15 से 16 वर्षों तक भारत में रहे थे और वे सबसे पहले चीनी यात्री माने जाते हैं। तो पहला गलत हो गया। पुराणों में गुप्त काल के प्रारंभ तक का वंशवादी इतिहास प्राप्त होता है पुराणों में, तो यह सही है। पुराण में ही गुप्त काल के प्रारंभ तक का वंशवादी इतिहास दिया गया है, जैसे कि शेषुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन तथा गुप्त आदि राजवंशों के बारे में पुराणों में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। तो दूसरा कथन इसमें सही है, पहला गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा काल में टीन मुख्यतया अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पा काल में टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, यह सही है, क्योंकि हड़प्पा काल में टीन, चांदी, रांगा ये 3 चीजें अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। और दूसरा कथन कह रहा है कि प्रारंभिक काल में जब पकी हुई ईंटों का ज्यादा चलन नहीं था, घरों का निर्माण लकड़ी एवं अन्य चीजों से होता था, यह भी सही है। तो क्योंकि प्राचीन काल में शुरुआती समय में पकाई हुई ईंटों का उतना ज्ञान नहीं था जब मानव को, तो घरों का निर्माण लकड़ी एवं अन्य दूसरी चीजों से, फूस, घास फूस इत्यादि से किया जाता था। स्वयं महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी लकड़ी का बना हुआ था। तो इस आधार पर ये दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतया सिंधु एवं गंगा के उपजाऊ मैदानों से पुरा पाषाण के स्थल गायब हो गए हैं। यह कथन सही है, क्योंकि पुरा पाषाण स्थल के मतलब कि अवशेष या फिर कोई भी तरह के सबूत सिंधु और गंगा के उपजाऊ मैदानों से नहीं मिलते हैं। और पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, तो पंजाब की सोहन घाटी या सोन घाटी से निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य पाए गए हैं तथा उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य उत्तरी विंध्य की बेलन घाटी से पाए गए हैं। यह कथन सही है, उत्तरी विंध्य की बेलन घाटी, अर्थात यह हो जाएगा यह
कहा जा रहा है इलाहाबाद के आसपास का ये क्षेत्र है। तो यह पहला जो है चौवन का सिंधु एवं गंगा के उपजाऊ मैदान से पुरापाषाण स्थल नहीं मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, यह सही है, ये नहीं मिलते हैं, यह सही है। और पूरा पंजाब में पंजाब की सोहन या सोन घाटी से पुरापाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य पाए गए हैं और उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य उत्तरी विंध्य की बेलन घाटी से पाए गए हैं। तो यह भी सही है। इस आधार पर दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। 55 में कह रहा है कि शक शासक रुद्रदामन प्रथम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, उसका साम्राज्य सिंध से नर्मदा घाटी तक विस्तृत था तथा इसमें काठियावाड़ एवं कोंकण भी शामिल थे, यह कथन सही है। और दूसरा जो है दूसरा स्टेटमेंट, उसका बिंबिसार द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील पर अधिकार नहीं था। सुदर्शन झील पर उसका अधिकार था, किंतु यह झील जो थी सुदर्शन झील, यह बिंबिसार द्वारा नहीं बल्कि मौर्य शासक बिंदुसार मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। तो यह बिंबिसार ने नहीं बनवाई थी और उसका सुदर्शन झील पर अधिकार भी था, तो इस आधार पर गलत हो जाएगा। और उन्होंने रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, अर्थात पुनर्निर्माण करवाया था अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में। तो ऐसे सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट है, उसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है 150 ईस्वी में, वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखा यह पहला अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। और डी कह रहा है, संस्कृत अभिलेख जारी करने वाला वह पहला शासक था, यह भी सही होगा क्योंकि संस्कृत से संबंधित पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है, रुद्रदामन प्रथम का है। तो इस आधार पर एक ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर यही बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 56। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का निम्न में से कौन सा एक प्रतिफल नहीं था। मौर्योत्तर काल में जब विदेशी आक्रमण आरंभ हुए तो आक्रमणों का प्रभाव विदेशियों के साथ साथ भारतीयों पर भी पड़ा था। भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत से प्रभाव पड़े थे। तो उनमें से एक प्रभाव यहाँ पे दिया गया है, अगला शासक युवराज का बनना, यह सही है। समाज का गठन, हाँ बिल्कुल, समाज में भी कई तरह के नए प्रतिरूप शामिल हुए थे। और सेना में हाथियों का प्रयोग, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेना में हाथियों का प्रयोग बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कि मौर्य काल में ही देखते हैं, जब चंद्रगुप्त की जब लड़ाई होती है सेल्यूकस निकेटर के साथ, तो सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी प्रदान करते हैं एज अ गिफ्ट, तो यह गलत हो जाएगा। और धर्म का विकास, बिल्कुल धर्म का भी विकास हुआ था। तो एक ए, बी और डी सही है, सी गलत है। आंसर पूछ रहा है कौन सा प्रतिफल नहीं था, तो यही सी नहीं था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मध्य पाषाण काल के लोगों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट, वे विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे जिनमें से एक को काला लाल मृद भांड कहते थे, जिनमें से काला लाल मृद भांड कहते थे, यह सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस काल में ऊंट के प्रयोग के प्रमाण पाए गए हैं तथा सामान्यतया वे घोड़े के प्रयोग से परिचित नहीं थे, सही है। और वे गेहूं एवं चावल की खेती करते थे तथा बाजरा भी उगाते थे मध्यपाषाण काल में, ठीक है। और सामान्यतया लोग पकी ईंटों के प्रयोग से परिचित नहीं थे, यह सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 58। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपने दूत भेजे थे, बिल्कुल सही है। पांड्य शासक ने
ऑगस्टस के दरबार में अपने दूत भेजे थे, जो कि रोम का शासक था ऑगस्टस, उसके दरबार में अपने दूत भेजे थे। और उसके बाद रोम के साथ व्यापार में और भी ज़्यादा प्रगति हुई थी, वृद्धि हुई थी। और चोल शासकों के काल में आय का एक प्रमुख स्रोत रेशम था, यह भी सही है। तो इस आधार पर ये दोनों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी 1 एवं 2, क्योंकि पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उड़ीसा के शासकों ने वर्मन की उपाधि धारण की। वर्मन की उपाधि जो है यह उड़ीसा के शासकों ने नहीं बल्कि वर्मन की उपाधि उड़ीसा के शासकों ने नहीं बल्कि प्रागज्योतिषपुर, जो कि बाद में इसको असम कहा जाने लगा था, असम वर्तमान का आसाम, तो असम के शासकों ने वर्मन की उपाधि धारण की थी, उड़ीसा के शासकों ने नहीं। तो इस आधार पर ये गलत है। ठीक है। मीमांसा के सिद्धांत के संबंध में सबसे श्रेष्ठ कृति ब्रह्मसूत्र है, यह सही है। मीमांसा की सबसे श्रेष्ठ कृति है ब्रह्मसूत्र। तो इस आधार पर एक गलत है, 2 सही है। आंसर हो जाएगा बी। पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो बी सत्य है, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई थी। बिल्कुल सही है। वैदिक काल में 4 आश्रमों की यह व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। यह व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट हुई थी उत्तर वैदिक काल में जाकर के। ठीक है। नेक्स्ट है, गोत्र वह स्थान था जहां एक ही कुल के सभी लोग अपने पशुओं को रखते थे, यह भी सही है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ। गोष्ठ का अर्थ यह होता है, मतलब गोष्ठ उस स्थान को कहा जाता है जहां संपूर्ण कुल की, मतलब कि पूरे समुदाय की, या जो भी लोग एक साथ रहते थे, एक फैमिली या कुटुंब या फिर पूरा वंश या समुदाय, उस पूरे समुदाय की या पूरे उस कुल की गो संपत्ति अर्थात गाय या फिर जो भी पालित किए जाने वाले जानवर या पशु होते थे, उन सबको एक साथ जिस स्थल पर, जिस स्थान पर रखा जाता था, उसको गोष्ठ कहते थे। और उस गोष्ठ से संबंधित अर्थात वहाँ उस स्थान पर रखे जाने वाले पशुओं से संबंधित जो लोग उस समुदाय से संबंधित थे, उनके आपस में स्त्री पुरुष का विवाह नहीं हो सकता था। अर्थात एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष का विवाह आपस में नहीं हो सकता था। तो यह सब नियम था। तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन सत्य है। पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा सी 1 एवं 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की उतनी आलोचना नहीं की जितनी बौद्ध धर्म ने। यहाँ पे एक टर्म दोस्तों याद रखना है कि जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की थी। हालांकि बौद्धों ने जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को गलत बताया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो कह रहा है कि उतनी आलोचना नहीं की जितनी बौद्ध धर्म ने, तो यहाँ पर आलोचना जैसी बात नहीं थी। हालांकि बौद्ध धर्म ने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था उचित बताया था, न कि जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर यह कथन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, बुद्ध ने आचार संहिता बनाई थी जिनकी संख्या 5 थी। इसका पालन बौद्ध धर्म के अनुयायी करते थे। जैन धर्म में भी इसी तरह की आचार संहिता पाई जाती है। इस तरह की आचार संहिता यानी कि 5 आधार संहिता जैसी कोई बात नहीं थी। 10 शील थे जिनका पालन भिक्षुओं को करना पड़ता था संघ में आने के बाद, 10 शीलों का पालन। तो ये इसकी चर्चा नहीं है कि बुद्ध ने आचार संहिता बनाई थी और उनकी संख्या 5 थी। तो इस आधार पर यह भी गलत है। तो आंसर इसमें हो जाएगा दोनों ही गलत, अर्थात दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ने ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। सही है। बौद्ध धर्म ने ईश्वर को बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता था, और आत्मा के अस्तित्व में भी बौद्ध धर्म का
विश्वास नहीं था, इस आधार पर यह सही है। संघ के नियमों के अनुसार ऋणी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता था, यह भी सही है। ऋणी व्यक्तियों को संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, अर्थात इसमें दोनों ही सत्य हैं, अर्थात सी हो जाएगा 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर है 63। अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए किस काल को करों के विकास की दिशा में सबसे प्रमुख काल माना जाता है? तो करों के विकास की दृष्टि से अगर माना जाए तो सबसे प्रमुख काल था मौर्य काल, जिसमें करों के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिलती है कि राजस्व कर लगभग 1/4 लिया जाता था। ठीक है, तो इस आधार पर हालांकि मौर्य काल में कृषि भूमि पर कर था 1/6 भाग और 1/5 से 1/3 भाग के भी वर्णन मिलते हैं। संभवतः मौर्य काल में जो है कर निर्धारण की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त होने लगती है। यहाँ पे गुप्त काल में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में कर की जो है मात्रा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अगर देखा जाए तो 1/6 था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भागदुग नाम के एक अधिकारी का वर्णन है जो कि कर की वसूली करता था, लेकिन यह कितनी मात्रा में होती थी इसकी जानकारी नहीं है। और गुप्त काल में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में लगभग यही 1/6 या 1/8 इस तरह से था। तो और मौर्य काल में कहीं पे 1/4 आता है, कहीं पे 1/5 और 1/6 इस तरह का वर्णन आता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा मौर्य काल। तो समाप्त होता है इसी के तरह इसी के साथ ये वीडियो भी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के हैं। सो थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। आप इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद वीडियो को देखा करो तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।